नमस्कार, 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर नीट 2020 का फिजिक्स का सॉल्यूशन है, यानी जो अभी 13 तारीख को परीक्षा हुई थी उसका फिजिक्स के पोर्शन का ये सॉल्यूशन रहेगा। इन सॉल्यूशन को हम 2 या 3 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और उसमें भी पहले हम 11th क्लास के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, देन हम 12th क्लास में अभी तक जितना पढ़ा दिया गया है उन प्रश्नों को हल करेंगे। आपको पहले 11th को फोकस करना है, उसके बाद 12th के प्रश्नों को। अब जो बच्चे निकट भविष्य में नीट की परीक्षा देंगे, यानी जो अभी 12th में है, नेक्स्ट ईयर जो परीक्षा देंगे उनको ये बेनिफिट मिलेगा। उनको कैसे, देखिए आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न रहते हैं, किस तरह का इनका लेवल रहता है, हमें क्या क्या पढ़ना होता है। बोर्ड की परीक्षा अलग तरह की परीक्षा होती है और नीट की परीक्षा में डेरिवेशन के आपके नहीं आते हैं, यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे। जब आप इन प्रश्नों को देखेंगे, आप इनके सॉल्यूशन देखेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैथ वाले बच्चों को भी देखना है और बायो वाले बच्चों के लिए तो ये है ही। तो बेटा एक एक प्रश्न मैं यहाँ पर हल करूँगा, आपको उसको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, प्रश्न है किसी सरल आवर्त गति एसएचएम में कोई कण गति कर रहा है। सरल आवर्त गति को एसएचएम भी कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी सरल आवर्त गति में कण के विस्थापन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन एवं त्वरण के मध्य कलांतर का मतलब होता है फेज डिफरेंस, कलांतर ज्ञात करें। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे आप हल करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले एसएचएम में आपको समीकरण पता होनी चाहिए। सरल आवर्त गति कर रहे कण की विस्थापन समीकरण होती है y = a sin ओमेगा टी। y है किसी क्षण t पर कण का विस्थापन, a होता है आयाम, साइन यहाँ पर साइनसोडियल फंक्शन है, ओमेगा यहाँ पर कोणीय आवृत्ति है जो 2π/T होती है। अगर आप इसका वक्र बनाएंगे तो वक्र इसका इस तरह से बनेगा, y = a sin ओमेगा टी। यहाँ पर ये विस्थापन है और ये टाइम है t। ये इसका अधिकतम विस्थापन जिसे हम कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं, ये आयाम है। आपसे क्या पूछा गया है, विस्थापन एवं त्वरण के मध्य कलांतर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया बेटा। अब अगर आप इसका समीकरण 1 का अवकलन कर देंगे तो क्या मिलेगा, v = dy/dt। आपने y का t के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो आपको वेग मिलेगा। तो वेग बराबर आ गया a ओमेगा cos ओमेगा t। ये समीकरण नंबर 2। लेकिन हमें तो त्वरण निकालना है। अब वेग का वापस एक बार और आपको अवकलन करना पड़ेगा। ये आप जानते ही हैं कि अगर विस्थापन का 2 बार अवकलन करा तभी आपको त्वरण मिलेगा। तो बेटा एक बार और इसका अवकलन कर लीजिए। तो a = होता है dv/dt। तो a हो जाएगा, इसका अगर आपने अगेन अवकलन करा तो क्या होगा, a ओमेगा cos ओमेगा t का अवकलन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t। तो इक्वेशन बन गई माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t। यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a = माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए, a साइन ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी क्या होता है बेटा, ये तो हो गई समीकरण की बात। अब आप इसको देखिए, y = a साइन ओमेगा टी और यहाँ पर आ रहा है a = माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। बेटा माइनस को अगर आप हटाओगे तो क्या लिखोगे आप, ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और वैसे भी नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा इसका फेज डिफरेंस, यानी इसके मध्य जो कलांतर आएगा, कलांतर का आंसर आ जाएगा पाई। ये इसका आंसर है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, किसी सरल आवर्त गति के कण का विस्थापन a sin ओमेगा टी होता है। इस विस्थापन का आप 2 बार अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करने पर आपको वेग मिलेगा a ओमेगा cos ओमेगा टी। इसका आपने दोबारा अवकलन करा तो आपको मिलेगा
ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी। इस ए साइन ओमेगा टी का अगर आप यहाँ कंपेयर करके देखोगे तो ए इज इक्वल टू आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अब इन दोनों में क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है। इस नेगेटिव का मतलब ही आप यहाँ से आप समझ सकते हो, नेगेटिव का मतलब ही यहाँ पर क्या है, इसके बीच का कलांतर नेगेटिव है। अब आपको नीट के एग्जाम में इसका पूरा सोल्यूशन नहीं करना होगा, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। विस्थापन का समीकरण ये होता है और त्वरण का समीकरण ये होता है, तो वहां पर आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि अगर नेगेटिव है तो इसका कलांतर कितना हो गया, पाई। तो ये आपके टाइम बचाने के लिए है बेटा, तो इसका पूरा सोल्यूशन ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको नोट। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है। वो देखिए, पुली का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको एक घर्षणहीन एक पुली दे रखी है बेटा। इस ब्लॉक का द्रव्यमान है 4 kg और इस ब्लॉक का द्रव्यमान है 10 kg। इसको आप m1 मान लीजिए और इसको आप m2 मान लीजिए, ठीक है। ये इस तरह से हैंग हो रही है, लटक रही है। इस निकाय का त्वरण आपको ज्ञात करना है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखें तो इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 10 किलोग्राम का पिंड अगर यहाँ पर ये फिक्स रहेगी, ये घर्षण रहित है और ये जो रस्सी है ये द्रव्यमान रहित है, ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है यहाँ पर। तो बेटा क्या होगा, यहाँ से ये 10 किलोग्राम नीचे जाएगा, जितना नीचे जाएगा ये 4 किलोग्राम का पिंड उतना ही ऊपर चला जाएगा। तो मान लेते हैं ये ए त्वरण से नीचे आएगा, तो ये उतने ही त्वरण से 4 किलोग्राम का पिंड ऊपर जाएगा। अब आपको यहाँ पर एफबीडी बनाना होगा। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। वैसे हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इस प्रश्न को हल करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू, जो बड़ा द्रव्यमान है उसको लिखेंगे m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। ये इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो इसका आंसर आ जाएगा m2 यहाँ पर 10 है, 10 माइनस 4 अपॉन 10 प्लस 4, सॉरी यहाँ पर ये 6 kg है, ठीक है ना, ये 6 है यहाँ पर। तो 6 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 होती है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसको आप हल करोगे तो 6 माइनस 4 2 अपॉन 10 इंटू 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको जी ही रहने दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा g/5। ये ऑप्शन था, ये करेक्ट आंसर है। तो ये तो डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला पता है, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है ये। ए इज इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, जहाँ पर m2 यहाँ पर जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसको रखा जाता है। अब देखिए आया कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए आपको ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी इन द सेंस आप इस 6 kg को देखिए, इसमें आपको एक तो पता होना चाहिए कि क्या क्या बल लगेगा। ये m2 की वजह से, ये m2 द्रव्यमान की वजह से एक बल लगेगा m2g नीचे की ओर, इसे हम कहते हैं भार बल, ठीक है। तो m2g नीचे लगेगा, इस वाले पिंड पर भी ये हमेशा नीचे की ओर लगेगा m1g, ये सब बच्चे जानते होंगे। m2 के कारण भार बल m2g नीचे और m1 के लिए m1g। डोरी में तनाव लगता है तो ऊपर की ओर टेंशन फोर्स लगेगा और इधर भी ये टेंशन फोर्स लगेगा। त्वरण इसका नीचे की ओर और इसका ऊपर की ओर, ऐसा नहीं होगा दोनों ही नीचे हो जाएंगे, नहीं, ये डोरी नीचे आएगी और ये डोरी ऊपर जाएगी। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एफबीडी। तो एक एक ले लीजिए बेटा। सबसे पहले मैंने m2 द्रव्यमान को लिया, ठीक है। तो इस पर जो बल लग रहा है, एक बल लग रहा है m2g नीचे की ओर और एक बल लग रहा है टेंशन ऊपर की ओर और ए त्वरण नीचे की ओर। अब यहाँ पर न्यूटन्स के सेकंड लॉ को यूज करेंगे। वो क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू, किसी पिंड पे लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए वेक्टर। यहाँ पर नेट फोर्स कितना है, एक लग रहा है m2g नीचे और एक लग रहा है t ऊपर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वो क्या कि त्वरण चूंकि नीचे की ओर है तो ये बल बड़ा होगा, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो आएगी m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इसी प्रकार 4 किलोग्राम वाले के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, वो मैं यहाँ बना देता हूँ।
ये m1, ये मैं पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। एग्जाम में तो जब ये नीट का आप एग्जाम दोगे तो वहां पर तो आपको जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया ना वो है, तो शॉर्ट ट्रिक आया कैसे वो आप देखिए। ये m1g और ये टेंशन फोर्स ऊपर और त्वरण ऊपर, वापिस यहाँ पर F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर। नेट फोर्स यहाँ पर दो बल लग रहे हैं, कौन कौन से, एक बल ऊपर लग रहा है और एक बल नीचे लग रहा है, तो चूंकि त्वरण ऊपर की ओर है तो अब ये वाला बल बड़ा हो जाएगा, तो T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए बेटा, तो यहाँ मैंने लिखा है इसको रख करके T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो माइनस टी और प्लस टी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, g कॉमन आ रहा है, तो m2 माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया त्वरण, निकाय का त्वरण m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और ये g, तो आंसर बेटा इसका अभी मैंने बताया भी था वही आ जाएगा 6। m2 का मान कितना है 6 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू जी। सॉल्व करोगे तो 6 माइनस 4 2 और 6 प्लस 4 10, तो 2/10 इंटू जी, तो आंसर आ जाएगा इक्वल टू g/5। ये इसका करेक्ट आंसर है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह के प्रश्न है। हो सकता है कि कभी जैसे सपोज कीजिए कि अगर ये 14 होता और ये 6 ही रहता तो अब क्या होता बेटा, चेंज हो जाता, ये ए नीचे आता और ये डोरी ये वाला ऊपर चला जाता। अब आपको क्या करोगे, अब आप यहाँ पर इसका त्वरण निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, बड़े में से छोटे को घटाइए तो 14 माइनस 6 हो जाएगा, 14 माइनस 6 अपॉन दोनों को जोड़ दीजिए 14 प्लस 6 इंटू जी। इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इसका ही तरीका ये है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, जो ये आपका मीनार का क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी, अधोमुखी का मतलब होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, अधोमुखी गिराया गया है। कुछ समय पश्चात यह गेंद धरती से 80 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराती है, तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न समझा देता हूं। प्रश्न इस तरह से है, कोई मीनार है, माना कि इस मीनार की ऊंचाई है h, इस मीनार की ऊंचाई है h। एक व्यक्ति यहां पर खड़ा होकर, एक व्यक्ति यहां खड़ा हो गया और एक गेंद को यहां से नीचे गिराता है, ठीक है, लेकिन छोड़ता नहीं है। यहाँ पर प्रश्न को आपको अच्छे से समझना है। अगर वो छोड़ता होता तो बेटा उसके जो स्पीड होती या उसकी वेलोसिटी स्पीड वहां पर कितनी हो जाती, 0 हो जाती। छोड़ता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है अधोमुखी नीचे की ओर गिराता है, यानी यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो u इज इक्वल टू 20 और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी -j। कुछ समय पश्चात जब ये धरती से टकराती है यही गेंद, तो इसकी फाइनल स्पीड हो जाती है 80 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन रहेगी नीचे की ओर। यानी यहाँ पर 20 और 80 क्या है बेटा, इसके परिमाण है। तो इसको सॉल्व करना है, आपको इस h की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इस फ्रीली फॉलिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसे कहते हैं स्वतंत्र गति, यानी गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति। तो यहाँ पर त्वरण कौन सा लेंगे, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लेंगे। तो इसके बेटा दो तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट मेथड, आप गति की थर्ड इक्वेशन लगाइए, वो क्या होती है, v वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू u वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर इंटू s वेक्टर। वैसे यहाँ पर स्क्वायर लिख रहे हो तो वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अंतिम वेग कितना है 80, चिन्ह ही लगाना है क्योंकि स्क्वायर लिखोगे तो बात वही हो जाएगी। u 20 का स्क्वायर प्लस 2, बेटा a का मान कितना है यहाँ पर, a यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रही है, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 10। और अगर आप चिन्ह के साथ लिखोगे तो -10 है नीचे की ओर, तो यहाँ पर विस्थापन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर चिन्ह लगाओगे, आपको तो ऊंचाई निकालनी है तो इससे कोई लेना देना नहीं है।
10 और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं अपन h। ठीक है, इसको अगर आप खोलोगे तो a इंटू एस इंटू कॉस थीटा, दोनों की दिशा एक ही है 0 डिग्री। देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 80 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20h, इसको इधर ले आइए अपॉन 20h। देखिए बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ लीजिए। 80 प्लस 20 100, दोनों को घटा लीजिए 60 अपॉन 20। 0 से 0 कटा, 2 से घटाइए, गलत नहीं करा। 80 प्लस 20 100, हाँ सही है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 3, तो इसकी हाइट आ जाएगी 300 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको नोट क्या है, वैसे आपको एग्जाम में करना इसी मेथड से है अगर ये आता है तो। इसका जो दूसरा तरीका है वो है कि आप टाइम निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम निकाल लीजिए। तो वो आप निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन से, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो अंतिम है 80 और प्रारंभिक है -20 और a का मान होता है -10 और यहाँ पर 80। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -80 प्लस 20 इज इक्वल टू -10t, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेकेंड। मैं यहाँ पर चिन्ह सहित लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बेटा देखिए ये नीचे की ओर है और नीचे की ओर की डायरेक्शन को नेगेटिव लिखा जाता है। आप इसको वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखना, v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। ज़्यादातर इसको गलत लिखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये रॉन्ग है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है, v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस a वेक्टर। टाइम तो यहाँ पर अदिश राशि है इसलिए ए टी है। तो टाइम इज इक्वल टू आ गया 6 सेकेंड। अब आप इक्वेशन थर्ड लगा लीजिए, वो क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग -20 इंटू 6 प्लस 1/2, a की वैल्यू 10, t की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36। बेटा कैलकुलेट कर लीजिए 18। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा -120 और ये -180, तो ये -300। सर नेगेटिव क्यों आया? बेटा यहाँ नेगेटिव का मतलब विस्थापन है। जो आप समीकरण ध्यान रखते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्चुअली में s वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर होता है, ये विस्थापन होता है। तो यहाँ पर ये विस्थापन का मान आया -300। नेगेटिव का मतलब क्या शो करता है, डाउनवर्ड है ये नीचे, क्योंकि बॉल यहाँ से आ रही है यहाँ की ओर जा रही है। बाय द वे क्वेश्चन अगर विस्थापन पूछता तो इसका आंसर -300 होता है, ज्यादातर बच्चे +300 लिखकर आ जाते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, जेईई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये चिन्ह भी ध्यान रखना है। विस्थापन यहाँ पर -300 है क्योंकि नीचे की ओर है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई पूछिए तो ऊंचाई तो ये अदिश राशि तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो हाइट क्या आ जाएगा आंसर 300। तो चिन्ह के रूप में आपको ये ध्यान रखना होगा, ये इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टॉर्क का क्वेश्चन था। टॉर्क का क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। प्रश्न है बेटा, किसी कण की स्थिति सदिश 2k कैप है, पर जब मूल बिंदु के पर 3j न्यूटन का कोई बल कार्य करता है तो बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब की बात आप ध्यान दीजिए, क्या है सॉल्यूशन आपको दे रखा है। एक तो स्थिति सदिश, ये मूल बिंदु के पारित है, r वेक्टर इज इक्वल टू 2k कैप मीटर, इक्वेशन नंबर 1। और फोर्स आपको दे रखा है 3j कैप न्यूटन। ये तो मात्रक हो गए। ठीक है बेटा, ये दो चीजें यहाँ पर गिवन है। विस्थापन का परिमाण है 2 और उसकी दिशा है कैप, k कैप, और बल है 3j। अगर मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बनाऊं तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। देखिए आप जानते हैं ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है और ये z अक्ष होता है। ये i कैप, ये j कैप और ये k कैप, यानी ये फोर्स लग रहा है 3j, यानी फोर्स इस दिशा में लग रहा है, और विस्थापन या स्थिति सदिश 2k कैप इस तरह से। अब आपको बलागुण ज्ञात करना है। तो बेटा बल आघूर्ण का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। बल आघूर्ण टॉ वेक्टर इज इक्वल टू r क्रॉस f। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। r क्रॉस f, r है 2k कैप क्रॉस 3j कैप। आजकल मैं 11th क्लास में यही पढ़ा रहा हूँ, a क्रॉस b। तो जिनको नहीं आता ना, ये गुणनफल 2 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। फिजिक्स में गुणनफल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अदिश, बहुत काम आता है, और एक होता है सदिश।
अदिश में ए डॉट बी लिखा जाता है और सदिश में ए क्रॉस बी लिखा जाता है। ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। नाम से समझ में आ रहा है अदिश, अदिश मतलब यहाँ पर केवल संख्यात्मक मान आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। और यहाँ पर सदिश यानी परिमाण भी होगा और परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। और इस एन कैप का मतलब होता है तल के लंबवत, यानी यहाँ पर ये जो तल बन रहा है कौन सा, एक लग रहा है इस दिशा में और एक लग रहा है इस दिशा में, यानी ये एक तल बन गया, एक प्लेन बन गया बेटा। इस तल के लंबवत होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए परिमाण तो निकाल लो आप, 2 × 3 6 के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। आप ही जानते होंगे, आपको बताया भी गया होगा, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। आई क्रॉस जे के कैप होता है, जे क्रॉस के आई कैप होता है, के क्रॉस आई जे होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें के क्रॉस जे निकालना है। के क्रॉस जे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आई कैप। तो आंसर आ जाएगा 6 माइनस आई कैप या -6 आई कैप न्यूटन इंटू मीटर। बलागुण का मात्रक, आप मात्रक भी देखिएगा, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन इंटू मीटर तो इसका मात्रक हो जाएगा, जो कार्य का भी मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। और परिमाण इसका 6 और डायरेक्शन इसकी माइनस आई कैप, ठीक है बेटा। तो देखिए ये इस तरह से रहेगा, बल लग रहा था इस दिशा में और ये लग रहा है इस दिशा में, तो इस दिशा के तल के लंबवत इस दिशा में बलागुण की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये आप इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्पत मान आपको दे रखा है, स्क्रू गेज से क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है उसका पढ़ देता हूं मैं, कि स्क्रू गेज का, ये आपने एक डिवाइस होती है जिससे हम अल्पत मान निकालते हैं। स्क्रू गेज का अल्पत मान 0.01 mm है तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर चूड़ी अंतराल 50 भाग है। तो इसका चूड़ी अंतराल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन है इसका, आपको क्या दे रखा है, दिया है स्क्रू गेज का, इसे अपन त्रिज्या ज्ञात करते हैं। स्क्रू गेज का अल्पत मान, ये आपको गिवन है। अल्पत मान को इंग्लिश में लीस्ट काउंट कहते हैं और ये कितना गिवन है, ये है 0.01 mm, 0.01 mm। वृत्तीय भागों की संख्या, वृत्तीय भागों की संख्या, नंबर ऑफ डिविजन्स, डिविजन्स कितने हैं, ये है बेटा 50 भाग, यानी खाने, जैसे स्केल में जो खाने होते हैं उस तरह से। आपसे चूड़ी अंतराल पूछा है, तो चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, चूंकि अल्पत मान, अल्पत मान लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है चूड़ी अंतराल, इसे इंग्लिश में पिच कहा जाता है, अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, भागों की संख्या, भागों की संख्या, नंबर ऑफ डिविजन्स। अब यहाँ पर देखिए बेटा, तो पिच इजिकल टू क्या हो जाएगा, चूड़ी अंतराल लिस्ट काउंट इनटू डिवीजन। लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm और डिविजन्स कितने हैं 50। सॉल्व कर लीजिए, 10⁻⁻² इंटू 50 mm मिलीमीटर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 0.5, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, 0.5 mm इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सही करोगे 4 नंबर था और गलत कर दिया होगा ये तो -1 हो जाएगा, जो भी आपका नंबर आ रहे होंगे। यह भी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये 11th के पोर्शन से या 12th के पोर्शन से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर आपने 12th में नहीं भी पढ़ रखा है तब भी आप इसको कर सकते हो। प्रश्न देखिए क्या है कि किसी पदार्थ के 0.5 ग्राम के तुल्यांक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रश्न लिख देता हूँ, किसी पदार्थ के 0.5 ग्राम के तुल्यांक ऊर्जा ज्ञात करें। तो आंसर देखिए बेटा इसका सिंपल सा, आपको m की वैल्यू दे रखी है 0.5 ग्राम, आपको एनर्जी ज्ञात करनी है। तो एनर्जी E = mc², आइंस्टीन के फॉर्मूले से। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, अपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 कार्य ऊर्जा और शक्ति में पढ़ा होगा, E = mc² फॉर्मूला होता है बेटा ये,
ठीक है। तो E इज इक्वल टू एम की वैल्यू 0.5 ग्राम, ग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जूल में आंसर आएगा, तो ग्राम सीजे सी का है, इसको आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.5 इंटू 10⁻³ सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। 0.5 को 1/2 10⁻³ 3 के स्क्वायर 9 10⁻16, तो 2 से घटाइए 4.5 और ये आएगा 10⁻13 जूल इसका आंसर। तो 4.5 इंटू 10⁻13 जूल आंसर है, ये आपके ऑप्शन में था। ये आपके क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है आपके प्रतिबल। एक प्रश्न विमा का जरूर पूछा जाता है, या तो मात्रक का या विमा का। तो इस बार विमा का प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है प्रतिबल की विमा ज्ञात करें। बताइए इसमें से प्रतिबल की विमा क्या है। प्रतिबल की विमा ज्ञात करें, स्ट्रेस की आपको विमा ज्ञात करनी है। आंसर देखिए बेटा, इसका एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का, ठीक है, वो भी बताऊंगा। पहले प्रतिबल की विमा देख लीजिए। तो प्रतिबल क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल m1 L1 T-2, क्षेत्रफल L2, सॉल्व कर लीजिए, m1 L1 T-2 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिंड का भार 72 न्यूटन है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई आदि के बराबर ऊंचाई पर इस पिंड को रख दिया जाए तो उस स्थिति पर लग रहा गुरुत्वाकर्षण बल आपको ज्ञात करना है। देखिए मैं डायग्राम से बताता हूँ क्या कहना चाहता है। ये है पृथ्वी, ये अर्थ का सेंटर पॉइंट, मास ऑफ अर्थ आपने लिखा me से, इसकी रेडियस होती है re। अब यहाँ पर कंडीशन नंबर 1, यहाँ पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है, तो उस स्थिति पर इस पर बल कितना लगेगा, F1। ये कंडीशन फर्स्ट पे लगने वाला बल। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है G m1 इंटू m2 अपॉन r²। तो यहाँ पर m1 m2 की जगह क्या आ जाएगा, G me स्मॉल m अपॉन re का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब आप जानते हो बेटा, ये आपको गिवन है 72 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी होगी, पिंड का भार, भार भी एक बल होता है, ठीक है, जिसको W इज इक्वल टू mg भी कहते हैं, वेट फोर्स, ठीक है। ये जो G होता है, ये यहाँ पर सरफेस, ये सरफेस है, सरफेस पर जो G होता है उसे GS लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है GME अपॉन RE²। यानी ये GME अपॉन RE² अगर आप कायदे से देखो तो ये M इंटू GS है और इसका मान 72 न्यूटन दे रखा है, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब क्या कह रहा है ये कि अगर इस स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को जो त्रिज्या है जिसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर आइडियल वैल्यू, अगर इसको इसकी त्रिज्या की आधी ऊंचाई के बराबर अर्थात h इज इक्वल टू RE अपॉन 2 ऊंचाई पर शिफ्ट कर दिया जाए तो इस स्थिति पे लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। अब आपको यह तो पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आपने गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव ये पढ़ा होगा आपने बेटा 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण में, 3 यहाँ पर आपको बताया जाता है। अगर इसकी डिप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, ऊंचाई पर जाते हैं तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, बस केवल सरफेस पे इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। और एक और पढ़ाया जाता है वहां पर, ये इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, और जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यहाँ पर त्रिज्या RE, ठीक है, और ये RE पोल पे, ये आप जानते हैं बेटा यहाँ की त्रिज्या ज्यादा है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे त्रिज्या घटती जाएगी। तो G का फॉर्मूला होता है GME अपॉन RE²। तो जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे त्रिज्या घटती जाएगी और त्वरण का मान बढ़ता जाएगा, त्वरण बढ़ता जाएगा यानी भारबल बढ़ता जाएगा। लेकिन चूंकि इसके बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, आपको बस केवल इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा F2 इज इक्वल टू, यानी इस कंडीशन में क्या लिख सकता हूं मैं, GME इंटू M।
जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जो दूरी होती है हमेशा केंद्र से मापी जाती है। चाहे वो 12th क्लास में आपने अचालक गोले हो वहाँ पर भी जब डिस्टेंस से मेजर की जाती है वो केंद्र से ही ज्ञात की जाती है। तो यहाँ से सरफेस तक की RE और ये RE/2, तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 3RE/2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा GME इंटू M 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 इंटू RE²। अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू कितनी है, 72, तो 72/9/4 तो हो जाएगा 4/9 इंटू 72, 9 से घटाइए 8 बार, जाएगा 32 न्यूटन इसका आंसर है। ये आपके ऑप्शन में होगा 32 न्यूटन, ये उत्तर आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसका एक और इसका फॉर्मूला भी होता है, वैसे वो फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला होता है बेटा ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का। इसका एक और सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा F1 = mGS = 72 न्यूटन, और चूंकि हम जानते हैं कि ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये फॉर्मूला 1 + h/RE का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया जाता है। जब ग्रेविटेशन पढ़ा होगा वहाँ देखिएगा आप, ये फॉर्मूला भी है। तो यहाँ पर 1 + h कितना है, RE/2, ऊंचाई कितनी, RE/2/R, ये कट जाएगा तो 1/2, 1 + 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, 9/4 यानी 4/9 GS, ये GH पर आ गया। तो अतः H ऊंचाई पर लगने वाला बल F2 = m, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा GH, तो m की जगह m, GH की जगह 4/9 GS, 4/9 बाहर mgs का मान 72 इंटू 72, वापिस इसको हल करा 32 न्यूटन आ गया। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है बेटा ये 11th क्लास में आपके जैसे सेकंड बुक है, उसका क्वेश्चन है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक पर ये प्रश्न है। देखिए प्रश्न एक बार पढ़ देता हूँ तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा कैपिटल L लंबाई का कोई तार है, किसी स्थायी टैग से लटका है। इस तार के मुक्त सिरे से किसी द्रव्यमान कैपिटल M को निलंबित करने पर लंबाई L1 हो जाती है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोबारा समझ लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न मैंने आपको PDF सेंड करिए, उसमें से आप पढ़ लेना, मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। ये कह रहा है कोई एक तार है जिसको किसी स्थायी टैग से लटकाया गया है, ये कोई तार है बेटा, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है और इसकी लेंथ है कैपिटल L। क्लियर। अब क्या करा, इस तार के मुक्त सिरे से, यानी इस सिरे से, इस तार के मुक्त सिरे से कैपिटल M द्रव्यमान के निलंबित करने पर, यानी कंडीशन नंबर 2 पर क्या कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस तार से जैसे ही हमने एक M द्रव्यमान का पिंड लटकाया, तो बेटा आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा तार का रेखीय प्रसार, वहां पर आपने पढ़ा L2 = L1 1 + अल्फा T2 - T1, ये तो चाहे टेम्परेचर का था। यहाँ पर जैसे इस पे M द्रव्यमान का पिंड लटकाएंगे, यहाँ पर टेम्परेचर की बात नहीं थी, उसको आपको रहने दीजिएगा। जैसे ही आपने यहाँ पर M द्रव्यमान लटकाया तो क्या होगा, इसका प्रसार हो जाएगा, यानी ये बढ़ जाएगा। तो शुरुआत में इसकी लंबाई L है, अब इसकी लंबाई L1 प्राप्त हो गई। ठीक है, यानी ये जो लंबाई बड़ी है ये क्या हो गई, ये डेल्टा L प्राप्त हो गई। ठीक है, आपने पढ़ा था बेटा यंग का प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक जिसे Y से लिखते थे, और ये होता है प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, प्रतिबल बटा विकृति। अब प्रतिबल कैसे निकालेंगे, तो देखिए बेटा प्रतिबल F/A और विकृति कैसे निकाल देते हैं, डेल्टा L अपॉन प्रारंभिक लंबाई, ये फॉर्मूला होता था। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक आप देखना चैप्टर नंबर, आई थिंक चैप्टर नंबर ये 10 है,
यंग का प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बटा विकृति था, ये फॉर्मूला आपका रहता था। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो y इज इक्वल टू एफ, जैसे ही आपने m द्रव्यमान यहाँ पर लटकाया तो ये m द्रव्यमान जो बल लगाएगा, इस पे भार बल लगेगा, वो कितना लगेगा mg। तो f की जगह आपने लिखा mg अपॉन a की जगह a, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल v1 है, अपॉन डेल्टा l। डेल्टा l बेटा कितना है, तो देखिए प्रसार होने के बाद में यानी खींचने के बाद में इसकी लंबाई हो गई L1 और प्रारंभिक लंबाई है L, यानी डेल्टा L की जगह L1 माइनस L अपॉन यहाँ पर आ गई प्रारंभिक लंबाई L, इसको हल कर लीजिए, ये इसका आंसर है mg इंटू एल ए L1 माइनस L। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया। अगर आपको फॉर्मूला पता है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। y इज इक्वल टू प्रतिबल बटा विकृति होता है, प्रतिबल F अपॉन A होता है, और इसका बीमारी पूछी गई थी, अभी मैंने इसको सॉल्व कराया था। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका केटीवी से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। इसमें आपको आदर्श गैस की समीकरण पता होनी चाहिए। प्रश्न में यहाँ लिखूंगा इसको, इसके प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इस प्रश्न को लिख देता हूँ क्योंकि ये है इतना सिंपल सा क्वेश्चन कि लिखना जरूरी है। क्वेश्चन है देखिए, किसी सिलेंडर में 249 किलो पास्कल, पास्कल दाब की यूनिट होती है, दाब, और लिख भी रखा है, किसी सिलेंडर में 249 किलो पास्कल दाब और 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है, ये प्रश्न है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसका घनत्व ज्ञात कीजिए, इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, बट इसमें आर की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो देखिए आप आदर्श गैस की समीकरण जानते होंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप जानते हो 8.3 इंटू जूल इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये आपको पता होगा बेटा। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, आपको घनत्व ज्ञात करना है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर संशोधन करना पड़ेगा, पीवी हमें एन, ये इसकी वैल्यू नहीं पता है, ये मोल की संख्या है, तो क्या मैं इसको m अपॉन कैपिटल M नॉट लिख सकता हूँ RT, जहाँ m क्या है, m है द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान, और m नॉट क्या है, ये है अणुभार, ये आपको पता है बेटा। तो देखिए इस m नॉट को यहाँ ले जाता हूँ P इंटू एम नॉट अपॉन, और इस m अपॉन v को यहाँ ले आता हूँ इंटू RT को मैं नीचे ले आता हूँ, तो P इंटू एम नॉट अपॉन RT इज इक्वल टू m अपॉन v। इस m अपॉन v द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान बटा आयतन, ये एक्चुअली क्या होता है, ये घनत्व तो होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं घनत्व लिख सकता हूँ, तो घनत्व रो इज इक्वल टू आ गया P इंटू एम नॉट अपॉन RT। वैसे अगर आप देखें ना केटी जी, आपने चैप्टर नंबर 14 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी गिवन है, वहाँ पर बताया जाता है, गैस का घनत्व रो इज इक्वल टू P एम नॉट अपॉन RT होता है, जहाँ पर एम नॉट अणुभार है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटा, हमें गैस का घनत्व ही ज्ञात करना है, तो सॉल्व करा हमने, रो इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी रखी है 249 किलो, मतलब 10 की पावर 3 पास्कल, बाकी यूनिट होती है एम नॉट, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है तो इसका नंबर होता है 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन, ठीक है, और RT 2 ग्राम होता है बेटा, इसको किलोग्राम में मैंने कन्वर्ट कर लिया। R की वैल्यू है, R की वैल्यू आपको गिवन भी है और ऐसे पता भी होना चाहिए 8.3 इंटू जूल इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और T 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे 300 केल्विन कहेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक चीज ध्यान देना, 249 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3 से कैंसिल आउट हो गया, अपॉन 83 इंटू 30 लिख सकता हूँ इसको, 10 से मल्टीप्लाई करा, 83 से इसको अगर आप देखोगे तो ये 3 बार कैंसिल हुआ, तो रो इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 बटे 30, यानी 1/5, यानी रो इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसका यही आंसर होगा, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये है प्रश्न थर्मोडायनेमिक्स से। आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी बेटा, फिर उसमें आपने ऊष्मा के विशिष्ट गुण पढ़े होंगे, जिसमें विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी का एक क्वेश्चन है। तो पहले प्रश्न लिख देता हूँ, फिर ज़्यादा सही रहेगा। प्रश्न है R1 व R2 त्रिज्या के दो कॉपर के गोले हैं। कॉपर के ठोस गोलों के ताप में 1 केल्विन की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्माओं की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये और अच्छा क्वेश्चन है, ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात ज्ञात करें। थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, अगर फॉर्मूला पता है तो ज्ञात कर सकते हैं। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस में, कितने आपको फॉर्मूला पता है, बस अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूला ही भूल गए तो बस फिर तो कुछ। देखो बेटा, आपने विशिष्ट ऊष्मा पढ़ा होगा। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या होती है कि किसी ठोस या किसी पदार्थ को अगर आप ऊष्मा देते हो तो या उसको ताप देते हो तो उसमें जो ऊष्मा होगी वो किसके समानुपाती होती है, m इंटू डेल्टा टी के। ये ऊष्मा में वृद्धि द्रव्यमान इंटू डेल्टा टी, यानी द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। इसी फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, जैसे प्रोपोर्शनल हटाया, S इंटू एम इंटू डेल्टा टी। S क्या होता है, S होता है यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हालांकि ये आपको पूरा लिखना नहीं होगा, लेकिन ये फॉर्मूला पता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू S इंटू एम इंटू डेल्टा टी। अब इस फॉर्मूले में ये है ऊष्मा में वृद्धि, ये तापमान में वृद्धि, ये द्रव्यमान, और ये आप अच्छे से प्रश्न पढ़ो। R1 और R2 त्रिज्या के दो कॉपर के गोले हैं। इसमें एक संबंध और है, R1 इज इक्वल टू 1.5 R2, यानी R1 की जो त्रिज्या है वो R2 की 1.5 गुना है, ये इसमें संबंध है। यानी एक कॉपर का गोला जिसकी R1 है और दूसरा कॉपर का गोला जिसकी त्रिज्या R2 है, दोनों को सेम टेम्परेचर दिया गया है, 1 केल्विन इसको बढ़ाया गया है, 1 केल्विन इसको बढ़ाया गया है। जब दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों कॉपर के हैं, तो इसकी वैल्यू भी S रहेगी, इसकी वैल्यू S रहेगी, यानी यहाँ पर S कांस्टेंट हो गया। क्लियर बेटा, डेल्टा T कांस्टेंट हो गया, यानी कहने का मतलब डेल्टा Q प्रोपोर्शनल M। ठीक, अब M यहाँ पर M के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, तो इस M को आपको रिप्लेस करना होगा। M को कैसे रिप्लेस करोगे, तो देखिए आपको पता होगा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, घनत्व इंटू आयतन, यानी m इज इक्वल टू रो इंटू आयतन। गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल m की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये भी कांस्टेंट है क्योंकि दोनों कॉपर के गोले हैं, तो कॉपर के लिए रो ये घनत्व सेम रहेगा, यानी कुल मिला के जो बात आई डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल आ गया आर क्यूब के। बस ये संबंध निकाल लिया आपने। अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए दोनों गोलों के ऊष्माओं का अनुपात, ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात ज्ञात करें, तो डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 की पावर 3। R1 और R2 में क्या संबंध दे रखा है, R1 इज इक्वल टू 1.5 R2 की पावर 3, कैंसिल आउट। 1.5 का मतलब होता है 3/2 की पावर 3, 3 की पावर 3 27, और ये 8, 27/8 इसका आंसर है। ये आपको नोट करना है। तो ये क्वेश्चन थे बेटा, और जो प्रश्न है और तो इस तरह के प्रश्न है। तो आज के बस वीडियो में इतना ही, नहीं तो बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी के 11th के क्वेश्चन और मैं अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा, और फिर 4-5 क्वेश्चन और अभी रह रहे हैं, उसके बाद फिर 12th के प्रश्न सॉल्व कराऊंगा जितना आपने पढ़ा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।